मैं मनोज कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अटामांडा, डिस्ट्रिक्ट बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी वर्चुअल क्लास में। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है और वैसे भी हर सिचुएशन को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो बेटा, केमिस्ट्री की जब बात करते हैं या किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, पहले तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि वर्चुअल क्लास यानी ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ी जाती है। पढ़ने का एक तरीका होता है, उसका पढ़ने का तरीका आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि ईयर पीस का यूज़ कीजिएगा, इससे थोड़ा बाहर का शोर नहीं आता है, और कॉपी और पेन लेके बैठना है, और जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि ये हमारे नोट करने वाली चीज़ है, मैं आपको खुद बताऊंगा लेक्चर में कि आपको क्या क्या नोट करना है। वहाँ पे आप चीज़ों को कॉपी या डायरी जो भी आप यूज़ करते हो उसमें नोट करते हुए चलोगे। तो जो हमने टॉपिक उठाया है वो है IUPAC नेमिंग। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का एक टॉपिक है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन 11th में भी पूछे जाते हैं और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जानबूझ के हमने इस टॉपिक को लिया है ताकि आप दोनों ही क्लास के लोग इसको देख सकें। बेटा, क्या है ये IUPAC नेमिंग? थोड़ा सा आपको पहले इस सिस्टम के बारे में बता देते हैं। लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा। कभी भी आप पढ़ाई करें, नोट्स आप बनाएं, टीचर को तो फॉलो करें ही, लेकिन साथ में बुक को भी यूज़ किया करें। ये इंस्ट्रक्शन मेरा आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा। आप हमेशा ऐसा करें। इससे क्या होता है, अगर कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं तो आप बुक से उन चीज़ों को कवर कर लेंगे और ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो IUPAC है क्या बेटा? एक्चुअली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे केमिस्ट्री की एक यूनियन है। तो जो भी चीज़ें केमिस्ट्री में, जो भी कन्वेंशन लिए जाते हैं, जो भी चीज़ें मानी जाती हैं या हटाई जाती हैं, वो सब ये यूनियन करती है। तो कार्बनिक यौगिक अगर कोई है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दरअसल कोई भी यौगिक अगर है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसका जो नाम होता है उसके कई नाम हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कोई कंपाउंड आपको उसको यूपी के किसी हिस्से में डील करना है, डील करने का मतलब उसके साथ आपको काम करना है, उसको यूज़ करना है, तो उसका नाम यूपी में कुछ और होगा। इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर उसका नाम कुछ और होगा। किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ का लोकल लेवल पे नाम कुछ और होगा। तो ज़रूरत थी एक ऐसे सिस्टम की नेमिंग के कि पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व में उसको एक नाम दिया जाए और जो केमिस्ट्री पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो नाम उसका पता हो। तो इस सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पूरे विश्व में एक तो ऐसी चीज़ हो, एक तो ऐसा सिस्टम हो जो उस कंपाउंड को एक इसी नाम से जाने। तो IUPAC ने इसीलिए नेमिंग का एक सिस्टम दिया जिसके ज़रिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उस कंपाउंड को हम एक ही नाम से जानते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम नाम रखें, मतलब नाम की ज़रूरत क्या पड़ी, ये आपको मैंने समझाया, नेमिंग की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम नेमिंग करते हैं तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तो होता ही होता है, तो कार्बनिक यौगिक में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। CH3, CH, जैसे इस तरीके से आप देखोगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। इस तरीके से CH2 और यहाँ पर ये है COOH। दरअसल इस कार्बनिक यौगिक को अगर हम देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड भी है, ब्रांच भी है, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद है। तो नेमिंग में किया क्या गया
कुछ ऐसे तरीके यूज किए गए कि ये सारी चीज़ों को, इन सारे फीचर्स को, इन सारी विशेषताओं को हम क्या करें, नाम में बता सकें। तो हुआ क्या, कार्बन के कितने एटम हैं यहाँ, इसको बताने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं। ब्रांच है तो उसको बताने के लिए किसी और टर्म का यूज करते हैं। क्या कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बताने के लिए किसी टर्म का यूज करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको बताने के लिए अलग टर्म का यूज करते हैं। तो क्या किया गया, हर विशेषता, हर स्पेशलिटी को बताने के लिए एक टर्म लिया गया और उस टर्म का एक सीक्वेंस बनाया गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी स्पेशलिटीज को आप इस सीक्वेंस में बताएंगे। अगर वो स्पेशलिटी है तो इसका प्रयोग करेंगे, नहीं है तो स्किप करके नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो एक पूरा सीक्वेंस दिया गया। बताते हैं आपको सीक्वेंस क्या है, इसको रब करके। देखो बेटा वो सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस देखो, हाँ एक चीज तो आपको पहले हम ये बता दें, जो IUPAC सिस्टम ने नेमिंग दी है वहां पर इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया है, तो हिंदी को लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे एक के लिए METH मैथ कहते हैं। अब अगर आप उसको, नाम है ये, तो अगर आप नाम को हिंदी में लिखेंगे तो भी मैथ लिखेंगे। तो मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूं कि आपको जो IUPAC नाम लिखना है वो हिंदी में लिखें। आप कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप किसी भी बोर्ड से हों, आप हमेशा इसको इंग्लिश में ही लिखें। मैंने इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी पढ़ाया है गवर्नमेंट जॉब से पहले, लेकिन हर बोर्ड का बच्चा मेरे पास पढ़ने आया है, कभी भी ये हिंदी में नाम लिखने वाला जो रूल है वो सही नहीं पाया गया, उससे बच्चे को हमेशा दिक्कत ही होती है। तो ये सजेशन रहेगा कि आप नाम को, IUPAC नेमिंग को इंग्लिश में ही लिखें। जैसे आप नए नए वर्ड हिंदी में सीखोगे वैसे ही आपको नए नए वर्ड इंग्लिश में सीखने हैं, बस। तो हाँ, बात कर रहे थे कि IUPAC नेमिंग अगर आपको करनी है तो आपको कुछ टर्म्स का यूज करना पड़ता है। देखो एक बीच का टर्म होता है जिसको हम कहते हैं WORD, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जो यूज करते हैं उसका नाम होता है सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले जो यूज करते हैं उसका नाम होता है प्रीफिक्स। देखो इन सारे टर्म्स का मतलब समझेंगे। प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, जो वर्ड रूट की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट से इधर की तरफ होता है, दूर की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो होते हैं, जो वर्ड रूट की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो वर्ड रूट से दूर होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये चीज़ आपको नोट करने की ज़रूरत होगी। आप हेडिंग डालेंगे IUPAC नेमिंग, आप IUPAC की फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको बुक में मिल जाएगा बहुत आराम से। जब आप वर्चुअल क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं, तो ये सब इतना तो आपको आना चाहिए कि हम अगर इसकी फुल फॉर्म निकालें तो कैसे लिखेंगे, क्या स्पेलिंग होगी, कहाँ से मिलेगी। अच्छा, अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, हिंदी के आप हैं तो हिंदी में आपको लिखना चाहिए IUPAC नेमिंग में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये आप इस तरीके से लिख देंगे। अब हर शब्द का, हर टर्म का हम यहाँ पर मतलब समझेंगे। हर टर्म का मतलब समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट, इसका क्या मतलब है और इसे किस स्पेशलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो वर्ड रूट हेडिंग डालेंगे और फिर आप इसमें एक लाइन पहले ये लिखेंगे, वर्ड रूट का प्रयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताने के लिए किया जाता है। दरअसल बेटा होता क्या है, जब आप IUPAC नेमिंग करेंगे तो वहां पर एक चैन का सिलेक्शन होगा, एक श्रृंखला का चुनाव होगा। तो उस श्रृंखला में कितने कार्बन आए हैं, उन कार्बन के परमाणुओं यानी एटम्स का नंबर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट का यूज करते हैं।
तो नंबर 1 2 3 4 एक के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं यूज होता है, यहां पर स्पेशल नंबर्स दिए गए हैं उनका यूज होता है। तो वर्ड रूट किसके लिए यूज करेंगे, तो आप वर्ड रूट हेडिंग डालेंगे और फिर आप वहां पे लिखेंगे वर्ड रूट का प्रयोग चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताने के लिए किया जाता है, और फिर ये लिखेंगे। अगर संख्या 1 है तो 1 के लिए यूज होता है METH मैथ। IUPAC में कभी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता है, स्मॉल लेटर ही होता है। कई लोग ले लेते हैं लेकिन IUPAC का कन्वेंशन है स्मॉल लेटर का ही यूज करें। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। यहां पर बेटा मैं जो इंग्लिश लिखूंगा भी उसमें ये जो अल्फाबेट्स जो भी हैं वो अलग अलग होंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। वैसे इससे ऊपर की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी कभी कभी 11-12 तक की जरूरत पड़ जाती है। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो डेक, इससे ऊपर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हमने आपको बताया कि वर्ड रूट का यूज आप किस लिए करेंगे। तो आपने लिखा वर्ड रूट, पहले हम रॉ मटेरियल मतलब क्या कहते हैं कि कच्चा पदार्थ इकट्ठा कर लो सारा, और उसके बाद क्या है सबको हम जोड़ के असेंबल करके नाम लिखना सीख जाएंगे। हर चीज का मतलब पहले समझ लो। तो वर्ड रूट का प्रयोग किस लिए होता है, चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को दिखाने के लिए। इसके बाद वर्ड रूट के बाद नोट करने का ये भी एक तरीका होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें उस टाइम पे और बाद में अपना उसको नोट करते रहें। अब अगर हम बात करें वर्ड रूट के बाद क्या था, यहां पे प्राइमरी सफिक्स, फिर था सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स का यूज क्यों करते हैं। प्राइमरी सफिक्स का यूज होता है बेटा जब आप कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला का चयन करेंगे, कार्बन परमाणुओं की जो चेन सेलेक्ट करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है डबल बॉन्ड भी हो, या हो सकता है कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो इस चीज को बताने के लिए, इस फीचर, इस स्पेशलिटी को बताने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। फॉर सी सिंगल बॉन्ड सी, प्राइमरी सफिक्स ये लिखा है यहां पर ANE, एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर सी डबल बॉन्ड सी, प्राइमरी सफिक्स ENE, इन का प्रयोग किया जाता है। और अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, YNE, इसका प्रयोग करेंगे, आइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। ट्रिपल से ऊपर होता नहीं है, हालांकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, उसकी वजह आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझाई जा सकती है। अगर हम अभी समझाएंगे तो हमारा ये टॉपिक खराब हो जाएगा। तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये कुछ चीजें शुरुआत में आपको याद करनी है, उसके बाद सब समझना ही है। सेकेंडरी सफिक्स का जो प्रयोग होता है वो ऐसा होता है, कार्बनिक यौगिक में 2 भाग हो सकते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा होता है क्रियात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन भाग वो होता है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और क्रियात्मक समूह वो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे परमाणु का होना निश्चित है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे ये है CH3CH2OH,
बेटा ये वाला जो भाग है ये हाइड्रोकार्बन भाग है और ये जो है ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, CH2, CHO। ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको अलग से पढ़ाए जाते हैं शुरुआत में IUPAC नेमिंग से पहले। ये हाइड्रोकार्बन भाग है, ये है फंक्शनल ग्रुप। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है जो उसका यूज होता है, उसका यूज फंक्शनल ग्रुप होगा उपस्थित तभी होगा, अन्यथा सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग नहीं होगा। और किस फंक्शनल ग्रुप के लिए किस सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। लेकिन ये मत भूलिएगा जो सीक्वेंस था वो क्या क्या था, सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले आता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता था प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता था वर्ड रूट, फिर था प्राइमरी सफिक्स, फिर था सेकेंडरी सफिक्स। ये मैंने आपको लिखाया था शुरू में। वर्ड रूट हम पढ़ चुके क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स हम पढ़ चुके क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। तो आप लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को दिखाने के लिए किया जाता है। विराम के बाद आप लिखेंगे अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स दिया गया है। देखो अगर OH है बेटा, OH को हम कहते हैं एल्कोहल, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है OL ऑल। अगर NH2 है, NH2 हम कहते हैं अमाइन, तो अमाइन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो अमाइन ही होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर ये C डबल बॉन्ड O ऐसे है बेटा, इसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स ONE, ओन का यूज होता है। अगर CHO है, CHO ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है AL अल। फिर आता है CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कई बार ये ट्रिपल बॉन्ड ना दिखा करके CN अकेले दिखा देते हैं, ये साइनाइड होता है। और साइनाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं वो है नाइट्राइल। देखिएगा आगे, अगर COOH है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए जिस सेकेंडरी सफिक्स का यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। बीच में गैप नहीं होगा बेटा, ओइक और एसिड अलग अलग नहीं आएंगे, आगे देखेंगे हम। ये हो गए कुछ क्रियात्मक समूह, और आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक समूहों की तरफ। नेक्स्ट, अगर C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये क्रियात्मक समूह होता है एस्टर, और एस्टर के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है OATE, OAT। नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया ये हैलोजन। हैलोजन का मतलब तो जानते ही होंगे, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, और इसके लिए जिस सेकेंडरी सफिक्स का यूज होता है वो है OL हैलाइड। तब देखें C डबल बॉन्ड O, अगर यहां N आ गया, NH2 या NH ऐसे करके कुछ आ गया, तो इसे हम बोलते हैं एसिड अमाइड, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है उसका नाम होता है अमाइड। आखिरी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, हिंदी में भी यही बोलेंगे। इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड, जगह कम है आप एक में ही लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड, इसका यूज करते हैं। हमने वर्ड रूट का मतलब पढ़ा, प्राइमरी सफिक्स का मतलब पढ़ा, और अभी अभी हमने सेकेंडरी सफिक्स का मतलब पढ़ा। ये चीज़ें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, और ये वाला पार्ट आपके लिए सबसे डिफिकल्ट रहेगा।
याद करने वाला कि कौन से क्रियात्मक समूह के लिए हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्राइमरी प्रीफिक्स। आप डालेंगे हेडिंग प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके आगे डैश लगा के इतना लिख देंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स का प्रयोग केवल चक्रीय, चक्रीय मतलब साइक्लिक, समझाए जाएंगे ये आपको अलग से। जैसे ऐसे करके हम हेडिंग डालेंगे चक्रीय यौगिकों का नामकरण ऐसे करके, तब वहाँ पे आपको बताया जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ बता पाना संभव नहीं होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे और उसके आगे आप लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स का प्रयोग केवल चक्रीय यौगिकों यानी साइक्लिक कंपाउंड्स में ही किया जाता है। क्या होता है वो एक स्पेशल फीचर आ गया, हम वहीं पे पढ़ेंगे। फिर आप डालेंगे हेडिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब हिंदी में शाखाएं, ब्रांचेस मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, शाखाएं दिखाने के लिए किया जाता है। समझा देते हैं थोड़ा सा आपको कैसे। देखो बेटा, जैसे ये इस तरीके से CH3 CH CH3 COOH है, तो ये चैन का चुनाव होगा। कैसे होगा आपको बताएंगे। ये जो बच जाएगा इसे हम कहते हैं शाखा, ब्रांच। तो इसको किससे दिखाओगे आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स से, इस तरीके से। तो सभी का मतलब हमने समझ लिया, सभी टर्म्स का मतलब हमने समझ लिया कि किस टर्म का यूज किस लिए किया जाएगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे बेटा, बस नाम लिखना शुरू करेंगे अब। लेकिन नाम लिखने से पहले एक चीज जो हम और पढ़ेंगे वो है प्रायोरिटी सीरीज, प्राथमिकता श्रेणी। इसको लिखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये मैथमेटिकल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब गणित के सूत्रों की तरह, कहीं पे गलती की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। तो क्या है प्रायोरिटी सीरीज, इसकी चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं प्राथमिकता श्रेणी। प्रायोरिटी सीरीज में सबसे पहले आता है क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल। फिर आता है लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाद आता है लोएस्ट सेट रूल। और फिर आता है, सबका मतलब आपको बताया जाएगा, अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच। समझो इसका मतलब क्या है। हमें नाम लिखना है, हमें ये यौगिक दिया गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 और हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कहीं है नहीं, बात खत्म। मल्टीपल बॉन्ड मतलब कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, मतलब बात खत्म। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अब जो बात होगी वो कहां से शुरू होगी, लॉन्गेस्ट चेन से। मतलब क्या है, अगर ये होते, ये जब आएंगे तब इनका मतलब समझाएंगे, अभी ये है नहीं। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, आप कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तब जब ये नहीं है तब ये वाला पॉइंट लगेगा। अगर ये होते कोई तो हम अलग कुछ सोचते। तभी तो हमने कहा जो प्रायोरिटी सीरीज है, हमारे सोचने का जो तरीका है या हमारा जो करने का ढंग रहेगा वो इस प्रायोरिटी सीरीज पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। अभी ये होता अगर तो इसके हिसाब से सोचते।
ये नहीं है, ये नहीं है, तो इनके हिसाब से नहीं सोचेंगे, हम किसके हिसाब से सोचेंगे, हम इसके हिसाब से सोचेंगे। तो लॉन्ग, अभी ये नहीं है तो लॉन्गेस्ट चेन। देखो बेटा, अगर आप ये स्ट्रेट वाली ले लेते हो, एक बारी आप ये सोचो, या आप ऐसे करके ले लो, तो ये वाली जो आप लोगे तो क्या होगा, उसमें ये लंबी श्रृंखला बनेगी। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। इसके बाद लोएस्ट सेट रूल, ये क्या कहता है? पहला पॉइंट, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। दूसरी चीज होती है, हम काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं किसी एक एंड से। एंड का मतलब चेन का जो अंत होता है, या तो यहां से या फिर यहां से। आप काउंटिंग उस एंड से करेंगे ताकि ब्रांच वाला जो, जहां ब्रांच है जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन कहां आ जाए, पास आ जाए। इसी को हम कहते हैं लोएस्ट सेट रूल। लोएस्ट सेट रूल क्या है? जब आप काउंटिंग करेंगे तो आप चेन के उस एंड से करेंगे ताकि शाखा जिस कार्बन के साथ है, ब्रांच जिस कार्बन के साथ है, वो कार्बन कहां आ जाए, वो पास में आ जाए। अब अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, यहां से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये क्या था? कम से कम यहां से लेके यहां तक तो हम समझ ही लें क्या था, बताते हैं। 1 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर है CH2 CH3। ये तो हो गई लंबी श्रृंखला, ये हो गई पॉइंट लॉन्गेस्ट चेन। लोएस्ट सेट रूल जरा देखो, 1 2 3, शाखा कहाँ पे आई? 3 पे और 5 पे, ऐसे करके 3 पे और 5 पे। इधर से 1 2 3, 3 पे और 5 पे। जब हमारे सामने लोएस्ट सेट की चॉइस होती है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, लोएस्ट सेट वही आना है, धर्म संकट आ गया, तो फिर ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच देखते हैं। मतलब अगर इधर से करोगे तो पहले क्या आएगा? 2 कार्बन की ब्रांच है जिसका नाम होता है इथाइल। इथाइल किससे स्टार्ट हुआ? ई से स्टार्ट हुआ। अब देखो, यहीं पे गड़बड़ अगर हो जाता, अगर आप नेमिंग किसमें कर रहे होते? हिंदी में, क्योंकि ये जो रूल लिया गया है ये इंग्लिश की अल्फाबेट से लिया गया है, ना कि हिंदी की अल्फाबेट से। समझ गए? तो ये गलती हो जाती अगर आप हिंदी में नेमिंग कर रहे होते। तो 1 2 3 यहां से भी, 1 2 3 यहां से भी, मतलब 3,5 का सेट इधर से भी बन रहा है, 3,5 का सेट इधर से भी बन रहा है। इधर से 3 पे आ रही है मिथाइल, 1 कार्बन की ब्रांच होती है मिथाइल और 2 कार्बन की ब्रांच होती है इथाइल। तो मिथाइल M से शुरू हुआ, इथाइल E से शुरू हुआ, तो हम किसको प्रिफर करेंगे? हम E को प्रिफर करेंगे। अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, ABCD में वो पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला सही होगा। ये है अल्फाबेटिकली प्रिफर्ड ब्रांच। अब हम नाम रखेंगे। नाम रखने के लिए पहले था सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इसका नाम रखिए। नाम रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। ब्रांच है, 1 कार्बन की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मिथाइल। मिथाइल कहाँ पे है? 3 पे, तो नाम होगा 3 देखो संख्या और वर्ड के बीच में डैश आता है, 3 और स्मॉल लेटर का यूज होगा मिथाइल। अब क्या आएगा? वर्ड रूट। कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 6, हेक्स, ये आएगा हेक्स। L और H के बीच में कोई गैपिंग नहीं आएगी, ये IUPAC का नियम है। हेक्स, फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। सारे बंद कैसे हैं? सिंगल, तो क्या हो जाएगा? ANEN, हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम है। इसका नाम रखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको दिखाएगा? शाखा को। ये है शाखा, ये है शाखा, ये शाखा इथाइल है, ये शाखा क्या है? मिथाइल। उस शाखा को पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आती है। तो 3 पे इथाइल, फिर डैश, 5 पे मिथाइल, ये हो गया। ये तो साइक्लिक में ही आता है तो इसको तो आप छोड़ दो।
अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, प्राइमरी सफिक्स तक गए थे हम, सेकेंडरी सफिक्स पे नहीं गए क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह है ही नहीं। क्रियात्मक समूह नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स पे हम पहुँचे ही नहीं। जब क्रियात्मक समूह आएगा तो हम वो भी आपको समझाएंगे। 3 इथाइल, 5 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा 7 कार्बन के लिए HEPT, हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा ANE, एन। सेकेंडरी सफिक्स आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं है। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है इतना ही रखेंगे, इसको हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आपको बताया क्या गया, पहली बात तो आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का तरीका बताया गया। दूसरी चीज़, हमारा टॉपिक क्या है, IUPAC नेमिंग बताया आपको। 11th और 12th दोनों में ही होता है। IUPAC नेमिंग का उद्देश्य आपको बताया कि हम किसी कार्बनिक यौगिक का ऐसा नाम दे सकें कि पूरे विश्व में उसको एक ही नाम से जाना जाए। लोकल लेवल पे, लोकल स्तर पर उसका कोई भी नाम चलता हो। भाई CH3COOH होता है, अंग्रेजी में एसिटिक एसिड कहते हैं। अब हो सकता है कि अंग्रेजी के अलावा हिंदी में कुछ और बोलते हैं, उसको सिरका बोल देते हैं, सिरका। या हो सकता है कि पाकिस्तान में उर्दू भाषा में कुछ और बोलते हों, या हो सकता है कि ग्रीक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है, उसमें कुछ और बोलते हों। लेकिन IUPAC पूरे विश्व में उसको इथेनोइक एसिड कहता है। तो IUPAC नेमिंग की ज़रूरत ये पड़ी कि जब केमिस्ट्री वाले लोग आपस में बात करें तो वहाँ पर केवल एक नाम हो पूरे विश्व में, तो ये ज़रूरत है। हर चीज़ का आंसर, हर पूरे किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ना है, क्या, क्यों, कैसे, इन 3 में मिल जाता है। क्या है IUPAC नेमिंग, आपको बताया, कार्बनिक यौगिकों का नाम रखेंगे। क्यों किया गया, ताकि पूरे विश्व में एक यौगिक का एक ही नाम मिल सके। कैसे, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है भैया, वो तो पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे हमको। तो शुरू किया हम लोगों ने, हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक की हर विशेषता को बताने के लिए अलग अलग टर्म्स का प्रयोग किया गया है। सारे टर्म्स हमने सीक्वेंस में लिखे, सबका मतलब आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रायोरिटी सीरीज पढ़ी, उसी के हिसाब से हम नामकरण करेंगे। इससे हमारा सीक्वेंस कभी गड़बड़ होगा नहीं। इस सीक्वेंस को आपने अगर याद कर लिया, कभी आप गलती करोगे ही नहीं नाम में। मैथमेटिकल तरीका हो गया ये, मतलब गणित के तरीके से आप IUPAC नाम रख रहे हो, कभी गलती हो ही नहीं सकती इसमें अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो ये हमने आज जो आपको नेमिंग पढ़ाई वो केवल हाइड्रोकार्बन में एल्केन की पढ़ाई। एल्केन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के मध्य में सारे बंध कैसे होते हैं, एकल यानी सिंगल होते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। इसके आप नोट्स बनाइएगा, जहाँ जहाँ पर आपको बताया है लिखने के लिए वो आप लिखिएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, डटे रहिए, लगे रहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। आप बस मेहनत करें एक इच्छा शक्ति के साथ। ऑल दी बेस्ट बच्चों।